अब हेडिंग लिखो यार, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड बोलिए या कॉम्प्लेक्स साल्ट बोल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल दीजिए या फिर आप उसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशंस का मतलब मान लो आप यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है एम एल, ये ऐसे 1 2 और यहाँ प्लस माइनस एन। रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि सर ये जो एम का मीनिंग होता है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, या फिर इसको बोल सकते हैं आयंस, और जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है वो मैक्सिमम डी ब्लॉक का होता है। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कुछ स्पीसीज से सराउंडेड होता है, इस स्पीसीज को बोलते हैं यहाँ पे लिगेंड, इसको बोलेंगे आप लिगेंड। और ये जो ब्रैकेट इसको बोलते हैं बिग बॉक्स, बिग बॉक्स। अब जो स्पीसीज या इसी बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब होता है जो स्पीसीज ब्रैकेट में बंद होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब देखिए ये जो प्लस माइनस इसका एक तरीका ये भी होता है, अब जैसे लिखा K4 FeCN6, जब डिसोसिएट होगा तो टूटेगा 4K प्लस, और ये हो जाएगा FeCN6 माइनस 4। कहते हैं सर ये देखो आप यहाँ इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और दूसरी बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर्स, या फिर इसको बोलते हैं आउटर स्फीयर, या इसको बोल सकते हैं आप काउंटर आयंस। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो आउटर स्फीयर है और ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होता है ये कॉम्प्लेक्स साल्ट और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में लगता है। मतलब ये जो दोनों स्फीयर है ना, ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। जैसे ये कॉम्प्लेक्स से बाहर है ना, इसको आप बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। क्यों? रीजन इसका ये होता है कि ये बाहर है तो ये आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर वही पोटेशियम कॉम्प्लेक्स के अंदर होता तो नहीं टूटता, इसलिए इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, या इसको बोल दीजिए आउटर स्फीयर क्योंकि इससे बाहर है, या इसको बोलते हैं काउंटर आयन। अब इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और कहते हैं कि आप जो सेंट्रल मेटल एटम या फिर जो आयंस होता है इज सराउंडेड बाई फिक्स नंबर ऑफ स्पीसीज, और जो ये नंबर ऑफ स्पीसीज होता है इसी बोलते हैं लिगेंड। इसी क्या बोलते हैं भाई? लिगेंड। जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी संख्या कम होती है और वो ग्रुप से मतलब स्पीसीज से सराउंडेड होता है। जैसे आपने यहाँ लिखा FeCO5, तो इसमें देखिए आप इसमें जो ये डी ब्लॉक कौन है? आयरन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, ये कार्बन से घिरा हुआ है, मतलब ये जो इनसे घिरा हुआ है ना इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल। ये हो जाएगा आपका लिगेंड, इसको लिगेंड बोलते हैं, सेंट्रल मेटल होता है। ये नंबर ऑफ लिगेंड होता है, ये नोट कर लो भैया आप इसको। इसमें एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो लगता है वो आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर में लगता है ना। और एक पॉइंट यहाँ पे और बोलते हैं, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल, या इसको सिंपल बोल दीजिए मेटल, और ये आपका है लिगेंड। लिगेंड जो होता है लोन पे डोनेट करता है मेटल को, इसलिए इसको बोलते हैं लेविस बेस, और इसको मेटल को बोलते हैं लेविस एसिड। और कहते हैं कि बॉन्ड कौन सा बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड और मेटल कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? और सच टाइप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नोट करो भैया इसको आप इतना।